हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाइनेंस विद सौम्या। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एफएमएम का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर पे होता है। जो इंटरेस्ट अक्रूड होता है उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपीज़ का एक लोन लिया तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैं इंटरेस्ट 100 रुपीज़ पर 10% दूंगी पहले साल में 10 रुपये। उसके बाद अगले साल में भी 100 रुपीज़ पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सेकेंड ईयर में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट पे होता है। यानी सेकेंड ईयर में मेरा इंटरेस्ट 110 पर कैलकुलेट होगा। उसके बाद थर्ड ईयर में प्रिंसिपल में वापस से दोनों साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद उस पर कैलकुलेट होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कर देते हैं। तो अगर मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट करे 10% इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, तो इस तरीके से मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूँगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलेगा दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 होल पावर t। अमाउंट वो है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, प्रिंसिपल इज द अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है, R में रेट ऑफ इंटरेस्ट और t है हमारा टाइम। तो अगर सेम लास्ट वाला एग्जाम्पल लें तो अमाउंट इक्वल टू 2000 मेरा प्रिंसिपल था, 1 + रेट 10 होगा अपॉन 100 और टाइम सपोज मैंने 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इसमें कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दो चीज़ें होती हैं। अगर मेरे से ये बोला है कि मैं 2000 रुपीज़ 10% पे इन्वेस्ट कर रही हूँ 2 साल के लिए और ये निकालना है कि अमाउंट कितना मिलेगा फ्यूचर में, वो होता है कंपाउंडिंग। अगर इसका उल्टा हो कि मेरे को अमाउंट गिवन है, मेरे को ये निकालना है कि मेरे को कितना प्रिंसिपल लगाना है, तो वो होता है डिस्काउंटिंग। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट विल इंक्लूड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट। इसमें जो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक है वो इस आइडिया पर चलता है कि मनी की जो वैल्यू आज है वो सेम नहीं होगी जो मनी की वैल्यू फ्यूचर में होगी। विद टाइम मनी की वैल्यू गिरती है, डेप्रीशिएट होती है। तो इस रिलेशनशिप को ना, कि जो मनी की वैल्यू आज है और जो फ्यूचर में होगी, इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। The relationship between value of money today and value of rupee in future is known as time value of money. A rupee received now can earn interest in future. Obvious सी बात है, आज जो मैंने पैसे रिसीव किए मैं उन पे फ्यूचर में इंटरेस्ट कमा सकती हूँ। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिससे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा कंपाउंडिंग। अब इसके अंदर ये केस है, सपोज आपसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 10,000 अभी रिसीव करो या 10,000 3 साल बाद रिसीव करो। तो आपको 10,000 अभी रिसीव करने चाहिए क्योंकि 10,000 की वैल्यू आज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3 ईयर्स लेटर। अब इसमें ये फॉर्मूलाज हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं आता है इसमें से। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। आपको जो मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अच्छे से करके जाना, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा दूंगी। ये वाले कुछ भी आता नहीं है इसमें से। नेक्स्ट सीधा हम बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ अ कंपनी पर। तो अगर आपके पास एक कंपनी है और उसको आपको एनालाइज करना है, तो उसको आप 3 तरीके से एनालाइज कर सकते हो। पहला आपका आता है इंडस्ट्री एनालिसिस, दूसरा होता है कॉर्पोरेट एनालिसिस, थर्ड वन इज फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो कंपनीज जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं वो एक सेम सी इंडस्ट्री का सबसेट होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल कोका कोला और पेप्सी हैं, ये दोनों बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर आती हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज़ फेयरिंग. हमें ये देखना होता है कि वो कंपनी जो इस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है. इसके लिए हमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कोई चेंज आया है, उस इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में डिमांड कितनी है, ये सब हमें देखना पड़ता है. और अगर हमें लगता है कि हाँ ये वाली जो इंडस्ट्री है वो इस समय फ्लरिश कर रही है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, devaluation ऑफ अ रुपी में ब्राइटन प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज. हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जब रुपी का डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, तो जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां होंगी उनके लिए अच्छी बात होगी. मूविंग फॉरवर्ड टू कॉर्पोरेट एनालिसिस. कॉर्पोरेट एनालिसिस में हम एक पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स को स्टडी करते हैं. उसमें उसके करंट ऑपरेशंस आते हैं, उसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, उस कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, साथ ही साथ उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है अलॉन्ग विद इट्स कॉम्पिटिटर्स. जो हम अकाउंट्स में करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये कॉर्पोरेट एनालिसिस का पार्ट होता है. उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस में हम कुछ उसके फाइनेंशियल रेशियोज़ को एनालाइज करते हैं. अगर इंडस्ट्री की और कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का, क्या वो एक अच्छा प्राइस है खरीदने के लिए. इसके लिए हम परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी देखते हैं, जिसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स जैसे अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, करंट साइज ऑफ इक्विटी देखते हैं. अर्निंग पर शेयर हमारा होता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. इस एनालिसिस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ता है, जिसके अंदर बैलेंस शीट आती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और ये एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट. एक एनुअल रिपोर्ट एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हर एक कंपनी ईयरली इशू करती है. तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो होता है 31 मार्च को. तो 31 मार्च को हर एक कंपनी को एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है, और वो एनुअल रिपोर्ट उसकी सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये सब बताती है. एनुअल रिपोर्ट के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसमें गिवन है. P&L अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, नोट्स टू अकाउंट होता है. तो जो P&L अकाउंट होता है ना, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, और बैलेंस शीट हमारी पोजीशन स्टेटमेंट होती है. और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट, तो वो होती है नोट्स टू अकाउंट्स. एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर की भी रिपोर्ट होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होती है, मैनेजमेंट डिस्कशन विच टॉक्स अबाउट पास्ट परफॉर्मेंस एंड द फ्यूचर, ये सब भी होता है. और ये सब चीज़ें एक इन्वेस्टर को अच्छे से पढ़नी चाहिए. सो एनुअल रिपोर्ट कंपनी पब्लिश करती है और उसका शॉर्टर वर्जन शेयर होल्डर्स को फ्री में भेजती है. और अगर शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करे तो एक डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट भेजती है. एंड दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट दैट एन एनुअल रिपोर्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थोड़ा अकाउंट्स पे आ जाते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं. तो शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम नेट वर्थ भी कहते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, तो आंसर होगा नेट वर्थ. शेयर होल्डर्स फंड वो फंड होता है जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में खुद लगाता है. लोन फंड वो होता है जो आउटसाइडर्स से बोरो किया होता है. अब अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ तो या तो मैं अपने खुद का पैसा लगाऊंगी या फिर मैं उधार लूँगी. तो जो मेरा खुद का पैसा है, शेयर होल्डर्स फंड या फिर ओनर्स फंड, जिसे नेटवर्थ भी बोलते हैं. वरना लोन फंड, जो मैंने किसी बैंक से लोन ले लिया या पब्लिक से डिबेंचर इशू करके लोन ले लिया. When a company starts operations, its owners called shareholders contribute fund, और उस फंड को हम कहते हैं शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल हमारा
इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप का हो सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना वोटिंग राइट्स मिलते हैं, साथ ही में इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिस्क होता है कंपनी में वो हायर होता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में क्या होता है, उनका नाम प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि उनको दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है। वो तो दो चीज़ें क्या हैं, पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, दूसरा वाइंडिंग अप में कैपिटल रीपेमेंट। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये जो 10% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है प्रेफरेंस के केस में। बट इक्विटी के केस में जितना कंपनी अर्न करती है उसके अकॉर्डिंग वो डिविडेंड देती है। सेकंड, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तब सबसे पहले पेमेंट होती है आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को। उसके बाद कंपनी पेमेंट करती है प्रेफरेंस शेयर वालों को, उसके बाद इक्विटी का नंबर आता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द टू थिंग्स जिसमें प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। मतलब अगर एक कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ रुपीस कमाए, जिसमें से सपोज कुछ उसने खर्च कर दिए, कुछ पार्ट कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे इंटरेस्ट वगैरह दे दिया, टैक्स दे दिया। अब अर्निंग का वो पार्ट जो उसने बिजनेस में रिटेन कर लिया अपने आगे ग्रोथ के लिए, वो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और इसको हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से शो करते हैं। काफ़ी टाइप के रिजर्व हो सकते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब हम अकाउंट्स में पढ़ते ही हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो इक्विटी शेयर्स की तरह ट्रेड नहीं किए जा सकते। यानी आप अपने प्रेफरेंस शेयर ऐसे नॉर्मली बेच नहीं सकते, ना ही प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रिस्क होता है वो कम होता है क्योंकि उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। तो आप इसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं। 11th की BST के टॉपिक्स हैं ये। अब यहाँ पर वही आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर ये शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं कुछ। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मैक्सिमम एक कंपनी रेज कर सकती है। ये कैपिटल कंपनी के MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, और इस कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद इशूड कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल सपोज कंपनी का 10 करोड़ है, तो उस 10 करोड़ में से वो या तो पूरा कैपिटल इशू कर दे सब्सक्रिप्शन के लिए, या फिर उसका कुछ पार्ट इशू कर दे, पब्लिक सब्सक्राइब करे उसके लिए। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स ऑफ द पब्लिक और एनीबडी। या तो इक्वल हो सकता है ऑथोराइज्ड और इशूड, या फिर इशूड हमेशा ऑथोराइज से छोटा हो सकता है। अब सब्सक्राइब कैपिटल, अब जितना भी कैपिटल कंपनी ने इशू किया ना, 10 करोड़ उसका ऑथोराइज्ड, सपोज 8 करोड़ कंपनी ने इशू किया इशूड कैपिटल। अब ज़रूरी नहीं कि कंपनी सारा का सारा सब्सक्राइब करे, तो जो कैपिटल कंपनी खरीदती है, यानी पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज़ सब्सक्राइब्ड और एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, वो होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अगर इसमें से 7 करोड़ की एप्लीकेशन आई और कंपनी ने खरीद लिया, तो 7 करोड़ हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, कंपनी अपना सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती। सपोज एक शेयर 10 रुपये का है, तो कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगवा लेगी, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मंगवा लेगी, और 5 रुपये बाकी के फर्स्ट कॉल पे मंगवा लेगी। तो अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मंगवा लिया और अलॉटमेंट मनी मंगवा लिया, तो ये दोनों हमारा कॉल्ड अप हो जाएगा 5 रुपीज़, और ये जो 5 रुपीज़ कंपनी ने नहीं मंगवाया ये हमारा अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा। तो it is the part of subscribed capital which has been called up by the company for payment. Example, if 10,000 shares of 100 have been subscribed by the public, of which 50 rupees per share have been called up, then subscribed capital works out to be 1 lakh, of which the called up capital of the company is 55 lakh. अब paid up capital,
कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स ने पे करा होता है वो हमारा पेड अप कैपिटल होता है. refers to the part of called up capital which has actually been paid by the shareholders. For example, same case 10 रुपये था, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 5 रुपये फर्स्ट कॉल. तो मैंने कंपनी ने कॉल तो ये 5 रुपये कर लिए, बट ऐसे कुछ कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ये 2 रुपये नहीं दिए, तो वो 2 रुपये पेड अप कैपिटल से माइनस हो जाएंगे और जितना पैसा कॉल्ड अप कैपिटल का एक्चुअल में दिया है शेयर होल्डर्स ने वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा. तो हमारा जो सबसे बड़ा था वो था ऑथोराइज्ड, फिर उसका पार्ट इशूड कैपिटल, फिर उसका पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कैपिटल, फिर उसका पार्ट जो कंपनी ने कॉल किया है वो कॉल्ड अप, उसके बाद जितना पे किया है वो पेड अप. अब ये देखते हैं कि हमने वो तो देख लिया शेयर कैपिटल में कितने टाइप्स के कैपिटल होते हैं. अब जो हमारा लोन फंड होता है ना, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर अनसिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं और सिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं. तो सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोरोइंग्स होती हैं. सिक्योर्ड लोन्स आर बोरोइंग्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, अगेंस्ट मोर्गेजिंग सम इमूवेबल प्रॉपर्टी और हाइपोथिकेटिंग प्लेजिंग सम मूवेबल प्रॉपर्टी. तो सिक्योर्ड लोन्स में आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो एज अ कोलैटरल. दिस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ चार्ज. तो सिक्योर्ड लोन्स क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज क्रिएट करते हैं एसेट्स पर. इससे जो लोन देने वाला है उसको एक श्योरिटी मिल जाती है कि इन केस अगर मेरे लोन का पेमेंट मुझे नहीं मिला तो मैं एसेट को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ. विच सेफगार्ड्स क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी. सिक्योर्ड लोन्स के एग्जाम्पल्स में हो गया डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा. अब आप ये देखिए कि डिबेंचर्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. अनसिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स हो गए जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है विदाउट अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल एफडी हो गया, लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम प्रमोटर हो गया, 2 कंपनी ने आपस में लोन ले लिया, या फिर बैंक से अनसिक्योर्ड लोन्स. राइट, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. देखो अब एसेट्स के टाइप देखते हैं. आपके फिक्स्ड एसेट्स, ये सब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत हलवा होगा ये, बट मैं उनके लिए पढ़ा रही हूँ जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं और जिनके पास एफएमएम है या जिनको बेसिक्स में डाउट है. तो अगर आपको ये आता है तो आप 2x पे देख लो या आगे फॉरवर्ड कर दो वीडियो को. तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्वायर होते हैं एंड आर यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस. तो those assets which are not meant for the purpose of resale but to facilitate the business operations are known as fixed assets. और ये कैश में कन्वर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं खरीदे जाते. एग्जाम्पल्स में आपका लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आ गया. अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपके बिजनेस में जितने भी आपके सरप्लस फंड्स थे यानी एक्स्ट्रा पैसा था, आपने उसको किसी नॉन बिजनेस रिलेटेड जगह पे इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, फॉर गेटिंग इनकम ईदर फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. या तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इनकम अर्न करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो होता है इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप इनकम इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हो वो आपकी अदर इनकम में जाएगी, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं जाएगी. अब करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस. तो करंट एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं which can be converted into known amount of cash within a period of 1 year या फिर within a period of operating cycle. तो करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हेल्ड होते हैं फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. अब करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स में आपका आता है इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश और साथ में कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब. अब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस क्या होते हैं? देखिए कुछ ना ऐसे बड़े से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, तो वो कंपनी 1 साल में राइट ऑफ ना करके 2, 3, 4 साल में राइट ऑफ करती है. तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाती है और उनको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, जो एक्चुअल में एसेट तो है नहीं
बट हम एसेट साइड पे शो करते हैं। इसके अंदर एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी आते हैं, जैसे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये सब जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि रिटायरमेंट एडमिशन के केस में हम ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। सो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स represent certain outlays such as preliminary expenses हो गया, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हो गया, जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा है। दो लॉस इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद लॉस। देखो, लॉस आपका कम करता है ओनर का कैपिटल, लेकिन एक्चुअल में ना शेयर कैपिटल लॉस से हम कम नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस ना करके सेपरेटली लाइबिलिटीज वो एसेट साइड पे दिखाते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ एक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड एसेट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रॉस ब्लॉक। यानी जितने भी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी एक्वायर करने की वैल्यू यानी कि उनकी कॉस्ट ग्रॉस ब्लॉक होती है, जिसे हम ग्रॉस फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। अब उस ग्रॉस ब्लॉक में से हमें माइनस करनी होती है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारी होती है fall in the value of fixed tangible assets due to wear and tear, passage of time, obsolescence, etc. अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं कि सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स केवल लैंड के अलावा सबकी एक फिक्स्ड लाइफ होती है, और ये अज्यूम किया जाता है कि हर साल वो जो एसेट की वैल्यू है वो गिर रही है ड्यू टू यूज, और इस रिडक्शन इन द वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के लिए, और डेप्रीसिएशन चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब द वर्थ ऑफ द फिक्स्ड एसेट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीसिएशन इज कॉल्ड नेट ब्लॉक। तो देखो, सपोज मेरे सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ है। सपोज फर्नीचर 5 करोड़ का, बिल्डिंग सपोज 3 करोड़ की, ठीक है, और ऐसी 2 करोड़ की मेरे पास कुछ और मशीनरी है। तो 10 करोड़ यानी कि जिसमें मैंने खरीदा वो मेरा ग्रॉस ब्लॉक, और उसका 10% मेरा डेप्रीसिएशन है। तो 1 करोड़ मेरा डेप्रीसिएशन है, तो 10 करोड़ ग्रॉस ब्लॉक माइनस 1 करोड़ डेप्रीसिएशन, तो मेरा नेट ब्लॉक हो गया 9 करोड़। बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं फिक्स्ड एसेट, जैसे कोई लैंड पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई और मशीनरी अभी बन रही है तो पूरी नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और उसको भी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। Capital of funds used for a new plant under erection, machine yet to be commissioned are examples of CWBIP, which also had to be taken into account while calculating the fixed assets. इनको भी हमें फिक्स्ड एसेट्स में जोड़ना होता है क्योंकि कुछ आने वाले टाइम में ये ग्रॉस ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि करंट लाइबिलिटीज और प्रोविजंस क्या होते हैं। A company may receive many of its daily services for which it does not have to pay immediately. तो वो लाइबिलिटीज़ जो कंपनी को विद इन 1 ईयर पे करनी होती हैं करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे अगर मैंने किसी से क्रेडिट पे गुड्स खरीदे तो और मैंने उसको पेमेंट नहीं करी तो वो करंट लाइबिलिटी है मेरी। और प्रोविजंस वो अमाउंट होती है जो मैं कुछ एक्सपेंसेस के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, दो नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड इमिजिएटली। यानी वो नोन अमाउंट होता है, मुझे पता है कि मेरी इस मशीनरी पर हर साल डेप्रीसिएशन लगेगा, तो मैं उस डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हर साल बना रही हूँ अपनी अर्निंग्स में से 10% का। ऐसे ही मुझे पता है कि मेरे 1 लाख के डेटर्स हैं, और उस 1 लाख के डेटर्स में से कुछ डेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो बैड डेट्स हो जाएं, यानी वो पैसे ना दें, तो मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाती हूँ। So, current liabilities and provisions reduce the burden of day-to-day expenditure on current assets by deferring some of the payments. अब देखो,
अगर हम प्रोविजंस ना बनाएं या करंट लाइबिलिटीज़ ना क्रिएट करें तो हमें सारी की सारी पेमेंट्स इमीडिएटली करनी पड़ेंगी इन कैश। बट सिंस हम पेमेंट ना करके यानी करंट एसेट को कम ना करके हम लाइबिलिटी दिखा देते हैं, हम कुछ टाइम के लिए वो पेमेंट को डिले कर देते हैं, तो इससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो करंट एसेट है, उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। डेली ऑपरेशन के लिए कंपनी को फंड्स चाहिए विच आर इक्वल टू द करंट एसेट्स लेस द करंट लाइबिलिटीज। अब ये देखिए आप कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है ना, उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ करंट एसेट तो वो यूज करेगी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, और जो बचा हुआ करंट एसेट का पार्ट है उससे कंपनी अपना डे टू डे ऑपरेशन करेगी। तो वो अमाउंट जो बच गया करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को पे करने के बाद, वो हमारा होता है नेट करंट एसेट या फिर नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन आए हाउ डू यू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, तो वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसको हम नेट करंट एसेट्स भी बोलते हैं। अब बैलेंस शीट को समराइज कैसे करते हैं? सो बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इक्वल होता है। तो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो हमारा होता है लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। इसके अंदर सोर्सेज यानी शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आता है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब वो फंड जो हमने लिया उसको हमने कहाँ पे अप्लाई किया, तो या तो हम उससे नॉन करंट एसेट खरीदेंगे या करंट एसेट खरीदेंगे। तो इन दोनों का टोटल हम करते हैं और ये टोटल इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से हम बैलेंस शीट को समराइज करते हैं। Thus, in a balance sheet, total capital employed equal to net assets. तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और नेट एसेट क्या होता है हमारा? नेट एसेट होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। अब बैलेंस शीट के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज हाउ मच प्रॉफिट और लॉस हैव बीन इनकर्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स इनकम आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल इट्स एक्सपेंडिचर। ये हमें बताती है कि एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस इनकर किया एक साल के एक्सपेंडिचर में। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने पता कर लिया, उसके बाद ये पता चलता है अप्रोप्रिएशन के लिए यानी रिजर्व में डालने के लिए, ये सब के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि हमारे पास डिविडेंड देने के लिए, जनरल रिजर्व में डालने के लिए और बैलेंस शीट में कैरी करने के लिए कितना प्रॉफिट है। मूविंग फॉरवर्ड टू रेशियो एनालिसिस, तो mere statistics or data presented in financial statements do not reveal the true picture or financial position of a firm. तो केवल और केवल डेटा से आप ट्रू पिक्चर नहीं पता कर सकते, उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ती है जिसको रेशियो एनालिसिस कहते हैं। तो रेशियोज को अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट 3 तरीके से बांटा है, लिक्विडिटी, लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी। अकाउंट्स की बुक के अकॉर्डिंग टर्नओवर रेशियो भी होता है, बट एफएमएम में वो टर्नओवर रेशियो की कैटेगरी को लिक्विडिटी में ही डाल दिया है। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और बोर्ड में इसके अकॉर्डिंग करके आएंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होते हैं जो दिखाते हैं कि एक फर्म की एबिलिटी क्या है अपनी शॉर्ट टर्म पेमेंट्स को मीट करने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज जो दिखाते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी। इसके अंदर करंट रेशियो होता है, एसेट टेस्ट रेशियो होता है और टर्नओवर रेशियो होते हैं। तो करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो तो हमारे अकाउंट्स में भी लिक्विडिटी में आते हैं, पर टर्नओवर रेशियो अकाउंट्स में हम अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, इसमें हम इसी में पढ़ेंगे। अब हर एक रेशियो की आपको आइडियल रेशियो और डेफिनेशन, फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए। देखते हैं करंट रेशियो। Current ratio measures the ability of the firm to meet its current liabilities from the current assets. मतलब फर्म के पास कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लाइबिलिटीज हैं उसका कंपैरिजन। तो जो करंट रेशियो होता है ना, उसका आइडियल रेशियो होता है 2:1।
2:1 इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करंट एसेट्स का एक पार्ट आप करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में यूज़ कर लो और जो बचा हुआ पार्ट है उससे आप अपना डे टू डे ऑपरेशन कर लो, यानी कि वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर लो. हायर द करंट रेशियो ग्रेटर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. अब हम देखते हैं एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है. एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, साथ ही साथ हम इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं. तो इसमें हम करंट रेशियो से भी ज़्यादा जो है ज़्यादा सॉल्वेंसी देखते हैं कि मतलब कितने ऐसे हमारे पास एसेट्स हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो हम इसमें करंट एसेट्स में से एक्सक्लूड करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, साथ ही साथ जो इन्वेंट्री है वो भी क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती. इसलिए हम ये दोनों चीज़ें करंट एसेट में से माइनस करते हैं, जिससे हमारा क्विक एसेट आता है. उसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करते हैं. क्विक एसेट्स आर डिफाइंड एज CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. द एसिड टेस्ट रेशियो is a measurement of firm's ability to convert its current assets quickly into cash. 1:1 इसका करंट satisfactory और ideal रेशियो होता है. मूविंग फॉरवर्ड टू टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो हमें ये बताते हैं कि कितनी जल्दी हमारे करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर कितने एफिशिएंटली बिजनेस में एसेट्स एम्प्लॉयड हैं. तो टाइप्स ऑफ टर्नओवर रेशियो में आता है हमारा सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ये हमें बताता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो कितने एग्रेसिवली चर्न हो रही है या कितनी जल्दी जल्दी बिक रही है. तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, COGS इक्वल टू RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जितनी सेल करी हमने माइनस जितना प्रॉफिट कमाया, माइनस करके हमारा वो कॉस्ट आएगा जितने के हमने सामान बेचा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब एवरेज स्टॉक इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, डिवाइड कर दो एवरेज स्टॉक से. ये सब की कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास नहीं आएगा एग्जाम में, जस्ट आपको पता होना चाहिए रेशियो बताता क्या है, डेफिनेशन फॉर्मूला ये सब. गाइस स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आइडल रेशियो 5 टाइम्स होता है, इसको टाइम्स में डिनोट करते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टेल्स अस द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. हायर द रेशियो मोर द एफिशिएंसी. आगे बढ़ते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो. ये रेशियो से हमें पता चलता है कि साल में कितनी बार डेटर्स टर्न ओवर हो रहे हैं, यानी डेटर्स से पैसे साल में कितनी बार मिल रहे हैं. इसमें हम नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं न्यूमरेटर में, यानी जो सेल्स हैं टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. नीचे आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी एवरेज डेटर्स ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2. जितना ज़्यादा हायर होगा डेटर टर्नओवर रेशियो उतना एफिशिएंट आपका क्रेडिट मैनेजमेंट होगा. अब एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हम एवरेज डेटर्स को डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारी डेली क्रेडिट सेल्स हैं. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा ये बताता है कि हम एक ऑन एन एवरेज कितना टाइम दे रहे हैं डेटर्स को पैसे देने के लिए. अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज आया, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटर्स ऑन एन एवरेज 30 दिन में पेमेंट कर देते हैं. डेटर टर्नओवर रेशियो के थ्रू भी ये निकाल सकते हैं 365 डेज अपॉन डेटर टर्नओवर. तो अगर डेटर टर्नओवर सपोज 12 है तो 365 अपॉन 12 इस तरीके से डेज में आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड. अगर आप 12 मंथ्स में करो तो 12 मंथ्स अपॉन अगर डेटर टर्नओवर 2 है तो 2, तो 6 मंथ्स आपका आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड. उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो मेजर्स सेल्स पर रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स.
यानी आपका हर एक रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने फिक्स्ड एसेट में किया है उसके बेसिस पे सेल्स कितनी हो रही हैं, मतलब कितने एफिशिएंटली बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स लगे हुए हैं। जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना अच्छा होगा। सेम टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मतलब टोटल एसेट्स की एफिशिएंसी कितनी है बिजनेस में। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकलता है आरएफओ यानी नेट सेल्स यानी आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम आरएफओ अपॉन टोटल एसेट कर देंगे। अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी ऑफ रेशियो है, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशियो है, हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ ली, उसमें हमने पढ़ा करंट रेशियो, क्विक रेशियो और टर्नओवर रेशियो। अब कैपिटल स्ट्रक्चर यानी लेवरेज रेशियो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि एक बिजनेस में इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से है। तो लेवरेज रेशियो हमें बताते हैं कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। तो पहला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे हमें पता चलता है कि एक बिजनेस में क्रेडिटर्स और ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी करते हैं। तो जो डिजायरेबल रेशियो होता है वो डेट टू इक्विटी का, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। डेट टू एसेट रेशियो हमें बताता है कि एक कंपनी में डेट कितना है और टोटल एसेट कितना है, उसका रिलेशनशिप बताता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत है, ये फॉर्मूला होगा टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसीड्स फॉर ऑपरेशन यानी अर्न कितना किया है बिजनेस ने, और क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स यानी इंटरेस्ट। तो ये हमें ये बताता है कि जितनी हमने अर्निंग करी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितनी बार इंटरेस्ट का अमाउंट दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,00,000 रुपये मैंने अर्न करे हैं अपने धंधे में, ठीक है, 1,00,000 मैंने अर्न किए, डिवाइड बाय 20,000 यानी 5 टाइम्स। तो मैं अपनी 20,000 का जो मेरा इंटरेस्ट है उसको अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से 5 बार दे सकती हूँ। तो ये जितना हायर होगा उतना हाई होगा फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स बर्डन। लेंडर्स यूज दिस रेशियो टू एक्सेस डेट सर्विंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। अब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, वो एक आइडियल, मतलब एक अच्छा मेजर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एक बिजनेस में ईबीआईटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि उसकी अर्निंग तो ज़्यादा हो बट उसका जो कैश फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो क्रेडिट सेल्स बहुत करता हो, इसकी वजह से उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ज़्यादा है बट बिजनेस के पास एक्चुअल कैश नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक और अच्छा रेशियो, कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो यूज होता है, जो होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। इसके फॉर्मूले में देखो, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम न्यूमरेटर में ईबीआईटी लेते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट इस केस में डीएससीआर में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं, उसमें हम ऐड कर रहे हैं वो सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एक्चुअल में पे नहीं करे मगर हमने माइनस कर दिया अपना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंस यानी गुडविल अमोर्टाइज कर दी, ये सब, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये फॉर्मूला होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो का। निकालने के लिए कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, बस ये क्वेश्चन अगर आता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से एक बेटर मेजर, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर कौन सा है, तो वो होगा DSCR। अब लास्ट टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी उसका प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट एफिशिएंसी कितनी है। तो इसमें फॉर्मूले में जितना भी रेशियो आएगा उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में GP अपॉन RFO इंटू 100 कर देंगे।
नेट प्रॉफिट रेशो के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, रिटर्न ऑन टोटल एसेट रेशो के लिए EBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। ये बुक में ना रेशो अच्छे से गिवन नहीं होते फॉर्मूले, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, EBIT अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बिजनेस स्टडीज़ में भी हम पढ़ते हैं, इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो ये आप करेक्शंस कर लेना गाइस फॉर्मूलेज में। उसके बाद रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये हमें बताता है कि शेयर होल्डर कितना अर्न कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय जितना शेयर कैपिटल है, जितनी शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो। नेट वर्थ इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो डिनोमिनेटर में शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी प्लस कर देंगे। देखो, कॉमन शेयर होल्डर ओनली हैज़ अ रेजिडुअल क्लेम ऑन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स ऑफ अ फर्म, that is only after claims of creditors and preference shareholders are fully met. Equity shareholders receive a distribution of profits on liquidation. Measure of this well-being is reflected by return on equity. There are several other measures to calculate return on shareholders equity. Earning per share मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने BST में भी पढ़ा है। Earning after tax divided by number of shares. अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता, जस्ट आप माइनस करते हो ना, EBIT माइनस इंटरेस्ट करते हो, उससे आपको EBT मिलता है, ठीक है। उसमें से आप माइनस करते हो टैक्स, तो आपको EAT मिलता है। अब आप इस EAT में से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दो ना, तो आपको जो मिलेगा वो होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आपको EPS मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज अराइव्ड एट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो EPS निकलता है वो रुपीज़ में निकलता है, जैसे 3 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद आता है प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी अगर 10 रुपये का मार्केट प्राइस पर शेयर है और EPS 2 रुपये है, तो 5 आपका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया। मतलब शेयर का प्राइस कितना था उसका कंपैरिजन विद एक शेयर पे कितने रुपए कमा रहा है वो शेयर होल्डर। इसमें बस आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, P&L अकाउंट गिवन है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ 2000 मेड टुडे 3 years hence इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो हम जो कर रहे हैं वो डिस्क्रीट कंपाउंडिंग ही करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, वो डिस्क्रीट कंपाउंडिंग का है। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में E आ जाता है फॉर्मूले में, PE की पावर RT, वो हम नहीं कर रहे, वो हमारा आएगा भी नहीं एग्जाम में। तो ये वाला करते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 2000 डिपॉजिट है ना, यानी प्रिंसिपल हमारा 2000 है, ये आ जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट दिखाती हूँ, 1 प्लस 10 अपॉन 100 को मैं 1 अपॉन 10 लिख दूँ। इसको अगर मैं LCM लूँगी तो ये आएगा मेरा 11/10। 11/10 3 ईयर्स है, तो यानी T की जगह 3, यानी 11/10 का होल क्यूब, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो अब नीचे 1000 से ये 3 0 कट गए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 121, यानी कि 22 इंटू 121 विच इज़ 2662। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज, बस कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, उसमें फॉर्मूले में E आ जाता है, वो हमें करने की नीड नहीं है।
ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, इतना हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आएगा नहीं है। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं खुद से। ये वाला जो क्वेश्चन है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है। ये सब मतलब आएगा नहीं एग्जाम में, आपको खुद के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल रिप्लाई। सो बाय गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।